सर, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को बचाए और बनाए रखने के लिए अक्सर जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस कुर्बानी दे रही है, समझौता कर रही है, लेकिन अब जब कांग्रेस को शिकस्त मिली महाराष्ट्र में या बाकी जगह, तो विपक्षी दल में जो बाकी दल हैं वो सवाल उठाने लगे हैं कि ममता बनर्जी की स्वीकार्यता जो है नेता के तौर पर हो। अखिलेश यादव ने बैकअप किया, ममता जी ने खुद कहा, सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो इससे उनको खुशी होगी। देखिए, पहले तो ये जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, जिसको कहा जाए कि पॉइंट समथिंग से हम हारे हैं, वहाँ हमारा परफॉर्मेंस बुरा नहीं, हमारा वोट 37% तक चला गया है। तो जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं, उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन सक्षम है आने वाले समय में किसी प्रकार की राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, 2/3 मेजोरिटी झारखंड में मिला, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से हारे आप लोग। लोकसभा चुनाव में सफलता के पीछे राहुल गांधी के कैंपेन और कांग्रेस की भूमिका की चर्चा होती है, लेकिन आप लोग ये बात कह नहीं पाते हैं। जो आपके सहयोगी दल हैं वो लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाकर लीडरशिप चेंज की बात करती है। बिल्कुल, पहले तो जो भी इस तरह की बात करते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, 2 लोकसभा का चुनाव हुआ, एक महाराष्ट्र में और एक केरला में। दोनों चुनाव हम भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। और ठीक है, बाई इलेक्शन जो होता है जनरली हम लोग देखा गया, आज से नहीं, शुरू से हम लोग देखते आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में बाई इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि अबू आजमी जो सपा के ली महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि ये जीत ईवीएम की है, हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे। अबू आजमी ने शपथ लिया और कहा कि जब चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी को पूछा नहीं गया, कोई तालमेल नहीं हुआ, मैं तो शपथ लूंगा, उन्होंने शपथ लिया। ठीक है, ये उनका अपना डिसीजन है, उनका अपना, उनकी समाजवादी पार्टी का ये फैसला है, और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है उसका फैसला है, ये है था या नहीं, इसका कहना मुश्किल है। शंभू सीमा पर जो किसान बैठे हुए हैं उनका कहना है कि सरकार उनके साथ क्रूरता कर रही है। कल 12 बजे 101 लोगों का समूह दिल्ली के लिए रवाना होगा। उनका भूख हड़ताल 12वें दिन जारी है। बिना किसी कानून को तोड़े शांतिपूर्वक वो समूह दिल्ली की ओर बढ़ेगा। देखिए, मोदी जी की सरकार पता नहीं इतना किसान विरोधी क्यों है। जब पिछली बार भी किसानों का आंदोलन हुआ था तो उनको झूठा आश्वासन दिया गया, उनको कहा गया कि न्यूनतम मूल्य उनको दिया जाएगा, उसके लिए कानून बनाया जाएगा, और इसी आश्वासन पर उन्होंने विड्रॉ किया था। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गए उस वादा किए हुए मोदी जी को, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। इस बार फिर मजबूर होकर एक बार फिर किसान सड़क पर आया है और अपनी बात को बताना चाहता है, अपनी पीड़ा को बताना चाहता है, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं है, न प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री के पास महाराष्ट्र जाने का वक्त है, उनके पास सिनेमा देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए वक्त है, लेकिन किसानों से बातचीत करने का वक्त उनके पास नहीं है। ये दुखद है। अबू आजमी ने कांग्रेस और सपा के साथ गठबंधन में आकर अपने पाप को धोना चाहती है। वो शिवसेना जो है बाबरी विध्वंस करने वाले लोगों के समर्थन में खड़ी रही, और अब चुनाव हारने के बाद फिर कांग्रेस शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली, वो उसी राह पर जा रही है, क्योंकि सामना में छपे एक लेख पर उनकी प्रतिक्रिया थी। ठीक है, वो उनकी राय हो सकती है, और बात ये है कि हम लोगों ने जो उद्धव ठाकरे जी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ या इंडिया गठबंधन में आए थे, तो वो एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए, एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए आए थे। दूसरा सवाल सर ये है कि दशकों तक कहा यह जा रहा है कि 2-3 बजे के आसपास बदमाशों ने इस्कॉन टेम्पल में घुसकर जो है वो मूर्तियों पर और मंदिरों पर पेट्रोल डाले, उसमें आग लगाई गई,
ये जो तस्वीरें किसी देश की आती है वो खुद के देश के लिए कितना नुकसानदेह है और भारत के दृष्टिकोण से ये मुद्दा कितना संवेदनशील है? नहीं, देखिए, ये भारत ही नहीं, पूरे इंसानियत के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गलत है। अब दुनिया में और ज़्यादातर जो राज्य जहाँ धर्मनिरपेक्षता है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता है, राष्ट्र कहता है, वहाँ तो इस तरह की हरकत का या इस तरह की घटना के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जगदम्बिका पाल, जो भाजपा खासकर अडानी के मसले को कांग्रेस बार बार उठाती है कि जांच होनी चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कहां से फंडिंग हो रही है, जो लोग भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से दुनिया में ईर्ष्या कर रहे हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। अडानी अंबानी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के बड़े कारोबारी हैं और कांग्रेस जो है उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब इनके आंख पर पट्टी बंधी हुई है तो क्या कहा जाए भाई। जिस आदमी को अमेरिका जैसा देश उनको एक तरह से आरोपी डिक्लेयर कर रहा है, घोषित कर रहा है, उन पर बहुत सीरियस गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि टेंडर पाने के लिए काम जो सरकार का पक्ष लेने के लिए उन्होंने घूस दिया और उन्होंने पैसे से अपना कारोबार आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। तो ये सब बातें तो सामने आ चुकी हैं और पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है। यहाँ तक कि घाना जैसे देश ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया था अडानी को, वो वापस ले लिया। आखिर क्यों? दशकों तक कम से कम आजादी के बाद भारत में है वो धर्म से उचित दूरी बनाए रखा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उनकी सोच को थोड़ा सा उसमें तरमीम करने की जरूरत है कि पहले देश है, देश को पहले सुरक्षित कीजिए, तब धर्म भी सुरक्षित रहेगा और हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अगर देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो धर्म कहाँ से सुरक्षित रहेगा? आज हमारे देश में जो बाहर से लोग आए वो और यहाँ हुकूमत उन्होंने किया, अगर हम उस वक्त सुरक्षित होते, अपनी एकता होती हमारे अंदर, तो कोई बाहर से आकर हमारे मुल्क पर सैकड़ों साल तक हुकूमत नहीं करता। तो ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग बात सर आपने कही। वो कह रहे हैं धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, आप कह रहे हैं देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हर चीज सुरक्षित रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।